नमस्कार बच्चों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर सेकंड के क्वेश्चन आंसर्स की। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं बात करूं कि विभिन्न स्तरों पर भोजन पचित रस तथा अवशिष्ट की गति को कौन नियंत्रित करता है। तो हमने बात करनी थी सवर्णी पेशियाँ होती है जो कि इनको नियंत्रित करती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से दांत मांसाहारी पशुओं में सर्वाधिक विकसित होते हैं। तो हमें पता है रदनक जो होते हैं वो मांसाहारी में सबसे ज़्यादा विकसित होते हैं। एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य, एपिग्लोटिस जो होती है भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकती है। एंजाइमों द्वारा सर्वाधिक भोजन का पाचन कहाँ संपन्न होता है। तो एंजाइमों द्वारा सर्वाधिक पाचन ग्रहणी के अंदर संपन्न होता है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि निम्न में से कौन लार ग्रंथि नहीं है। तो कर्णपूर ग्रंथि भी लार ग्रंथि है, अधोजंब अधोजिह्वा पीयूष ग्रंथि नहीं है। पीयूष ग्रंथि क्या है? पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आएगी। कौन सी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है। तो अग्नाशय द्वारा स्रावित कौन सा नहीं होता है? देखिए, अग्नाशयी एमाइलेज स्रावित होता है, ट्रिप्सिन स्रावित होता है, लाइपेज स्रावित होता है। रेनिन अग्नाशय से स्रावित नहीं होता। रेनिन किससे स्रावित होता है? रेनिन आमाशय से स्रावित होता है। आमाशय मैंने बताया था, आप रे आ से आमाशय, पे से पेप्सिन और रे से रेनिन। ठीक है। इसके बाद में देखिए, निम्न में से कौन सा अंग द्वितीयक श्वसन अंग है। द्वितीयक श्वसन अंग में कौन सा आएगा? द्वितीयक श्वसन अंग में मुख आ जाएगा। और मैंने बात करी थी कि जब जुकाम लग जाती है, हमारा नाक बंद होता है, उस समय हम क्या करते हैं? द्वितीयक श्वसन अंग जो कि मुख है उससे श्वसन क्रिया करते हैं। फिर देखिए, बाएं फेफड़े में पाए जाने वाले खंडों की संख्या, बाएं फेफड़े में पाए जाने वाले खंडों की संख्या 2 है। देखिए, बै से बायां और बै से बाई, बाई का मतलब होता है 2, बाई। ठीक है, इस तरीके से आप याद करेंगे। एल्विलोई में पाई जाती है। एल्विलोई कहाँ पाए जाते हैं? फेफड़ों में पाए जाते हैं एल्विलोई, जो कि सल की उपकला से बना हुआ होता है। इसके बाद में है रुधिर का द्रव्य भाग क्या कहलाता है। रुधिर का द्रव्य भाग प्लाज्मा कहलाता है। फिर देखिए, साधारणतः लाल रुधिर कणिकाओं का विनाश कहाँ होता है। हमें पता है प्लीहा के अंदर होता है। प्लीहा को लाल रुधिर कणिकाओं की कब्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कब्र कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका श्वेत रक्त कणिका नहीं है। तो बी लिम्फोसाइट है, बिंबाणु नहीं है। ठीक है, बी लिम्फोसाइट होती है, बेसोफिल होती है और मोनोसाइट होता है। इसके बाद में देखिए, किस रक्त समूह में लाल रक्त कणिकाओं पर ए व बी दोनों ही प्रतिजन उपस्थित होते हैं। तो वो ए बी होगा। रक्त समूह ए बी के अंदर ए व बी दोनों ही प्रतिजन उपस्थित होते हैं। परिसंचरण के दौरान रक्त हृदय से कितनी बार गुजरता है? 2 बार गुजरता है, इसीलिए इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। मनुष्य मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करता है। तो मनुष्य मुख्य रूप से यूरिया का उत्सर्जन करता है। ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाता है? ग्लोमेरुलस आपका बोमेन संपुट के अंदर पाया जाता है। ठीक है। प्रमुख मानव नर लिंग हार्मोन कौन सा है? मानव नर लिंग हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। और मादा लिंग हार्मोन कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। निम्नलिखित में से प्राथमिक लैंगिक अंग कौन से हैं? तो अगर नर की बात करें तो वर्ण, और मादा की बात करें तो अंडाशय। तो देखिए कौन सा हो जाएगा? ख व ग दोनों आ जाएंगे, अंडाशय और वर्ण। इसके बाद देखिए, प्रेरक तंत्रिकाएं उद्दीपनों को पहुंचाती है। प्रेरक तंत्रिकाओं की बात कर रहा है, तो प्रेरक तंत्रिकाएं जो होती है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अंगों तक उद्दीपनों को पहुंचाती है। अगर यही बात होती संवेदी तंत्रिकाओं के लिए, संवेदी तंत्रिकाएं, तो संवेदी तंत्रिकाएं अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तक पहुंचाती। लेकिन यहाँ बात कर रहा है प्रेरक की, तो प्रेरक क्या होगी? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अंगों तक पहुंचाएगी। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन पाया जाता है, ये मध्य मस्तिष्क में पाया जाता है। पीयूष ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं करती? तो देखिए, वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है, वैसोप्रेसिन करती है, प्रोलैक्टिन करती है, मेलेटोनिन नहीं करती। मेलेटोनिन नहीं करती। मेलेटोनिन पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ठीक है। देखिए, दैनिक लय के नियमन के लिए उत्तरदायी ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि, जो कि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? मेलेटोनिन। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। अब कुछ क्वेश्चन है जो कि अति लघुत्रात्मक की कैटेगरी में आएंगे। देखिए, शरीर की मूलभूत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। पाचन तंत्र को परिभाषित कीजिए। तो पाचन तंत्र की परिभाषा क्या हो जाएगी? पाचन तंत्र देखिए, भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर मल त्याग तक
एक तंत्र जिसमें अनेकों अंग और ग्रंथियां सामंजस्य के साथ कार्य करती है पाचन तंत्र कहलाता है। समझ गए। इसके बाद में संवर्णी पेशियों का क्या काम है। संवर्णी पेशियां भोजन, पाचित भोजन रस व अवशिष्ट की गति को नियंत्रित करती है। पाचन तंत्र में सम्मिलित ग्रंथियों के नाम लिखिए। लार ग्रंथि, अग्नाशय और यकृत ग्रंथि। इसके बाद देखिए कृंतक दंत क्या काम करते हैं। कृंतक तक उतरने और काटने का काम करेंगे। अमाशय के कितने भाग होते हैं। अमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, जठर निर्गमी और फंडिस। पाचित भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है। तो देखिए पचित भोजन का सर्वाधिक अवशोषण आपकी छोटी आंत में होता है। सर्वाधिक अवशोषण छोटी आंत में होता है। शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, हमें मालूम है। टाइलिन एंजाइम कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है। टाइलिन एंजाइम लार ग्रंथि से स्रावित होता है। कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है। लार ग्रंथि से टाइलिन एंजाइम आपका स्रावित होता है। स्वर यंत्र में कितनी उपास्थियां पाई जाती है। 9 उपास्थियां पाई जाती है स्वर यंत्र के अंदर। मनुष्य की श्वास नली में श्लेष्मा का निर्माण कौन करता है। देखिए मनुष्य की श्वास नली में उपकला कोशिकाएं होती है जो श्लेष्मा का निर्माण करती है। सामान्यतः व्यक्ति में कितना रक्त पाया जाता है। सामान्यतः व्यक्ति में लगभग 5 लीटर रक्त पाया जाता है। बिम्बाणु का जीवन काल कितना होता है। बिम्बाणु का जीवन काल, बिम्बाणु को इंग्लिश में प्लेटलेट बोलते हैं, जीवन काल 10 दिन होता है। अशुद्ध रुधिर को प्रवाहित करने वाली वाहिकाएं क्या कहलाती है। अशुद्ध रुधिर सिराओं के अंदर बहता है, हमें मालूम है। और शुद्ध रुधिर किस में बहता है। धमनी के अंदर बहता है, हमने बात करी थी। हृदयावरण क्या है। हृदय पर पाया जाने वाला आवरण हृदयावरण कहलाता है। महाशिरा का क्या कार्य है। देखिए महाशिरा का क्या कार्य है। इसके द्वारा शरीर का अधिकांश अशुद्ध रुधिर दाएं अलिंद में डाला जाता है, महाशिरा। और महाधमनी का क्या काम है। महाधमनी शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करती है। अमोनिया उत्सर्जन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अमोनिया उत्सर्जन की प्रक्रिया अमोनिया उत्सर्ग कहलाती है। मानव में मुख्य उत्सर्जन अंग कौन सा होता है। हमें पता है किडनी होती है मुख्य उत्सर्जन अंग, जिसको हम क्या कहते हैं, वृक्क कहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, मुख्य उत्सर्जन अंग वृक्क या किडनी होगी। अंडाणु निर्माण करने वाले अंग का नाम बताइए। अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। स्त्रियों के प्रमुख लिंग हार्मोन का नाम बताइए। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। स्त्रियों के प्रमुख लिंग हार्मोन का नाम लिखें। तो स्त्रियों में प्रमुख लिंग हार्मोन का नाम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये भी आप ध्यान रखेंगे, दोनों लिंग हार्मोन होते हैं। माता में प्लेसेंटा का रोपण कहाँ होता है। तो माता में प्लेसेंटा का रोपण गर्भाशय में अंतःस्तर में होता है। नेक्स्ट देखिए, विभिन्न अंगों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए उत्तरदायी तंत्रों का नाम लिखें। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र सब में क्या करता है, समन्वय स्थापित करता है। दूसरा द्रव्य कहाँ पाया जाता है। दूसरा द्रव्य मस्तिष्क व मेरुरज्जु में पाया जाता है। एक न्यूरोट्रांसमीटर का नाम लिखिए। देखिए न्यूरोट्रांसमीटर ग्लाइसिन, एपिनेफ्रिन, डोपामिन, सीरोटोनिन, ये सब न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, तो आपको ऐसा एक याद कर लीजिए, ग्लाइसिन, एपिनेफ्रिन, डोपामिन, सीरोटोनिन। इसके बाद देखिए थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम लिखें। थायरोक्सिन हार्मोन होता है थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित। एड्रीनलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। एड्रिनल ग्रंथि द्वारा एड्रीनलिन हार्मोन का स्रावित किया जाता है। एड्रिनल इंग्लिश का वर्ड है और हिंदी में इसको बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, क्योंकि ये किडनी के ऊपर पाई जाती है। अपन ने बात करी थी कि किडनी कुछ हमारे इस टाइप की होती है। किडनी सेम के दाने के समान होती है और इसके ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है इस तरीके से, दोनों किडनियों पे पाई जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। इसके बाद में आता है अपने पास लघुत्रात्मक प्रश्न। देखिए लघुत्रात्मक प्रश्न की बात करते हैं अपन। पाचन कार्य में सम्मिलित अंगों के नाम लिखिए। तो पाचन कार्य में मुख, जिसमें तालू, दांत और जीभ आती है। फिर आती है ग्रसनी या फेरिंग्स, जो कि श्वास नली से भी जुड़ी हुई होती है, ऊपर नासा मार्ग से जुड़ी हुई होती है और एक तरफ मुख से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट बात करें हम ऊसोफेगस या ग्रास नली। फिर आता है अमाशय, छोटी आंत। छोटी आंत में घ्रैणी, जेजुनम और इलियम। घ्रैणी यानी कि डियोडुनम, जेजुनम शुद्रांत्र और इलियम जो होती है पच्छ शुद्रांत्र को बोलते हैं। इसके बाद में आती है हमारे पास बड़ी आंत। बड़ी आंत में अंधनाल, कोलन और मलाशय में बटी हुई होती है। पाचक ग्रंथियाँ, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय, ये सब मिलकर के किसका काम करती है, पाचन कार्य का काम करती है, सारे के सारे अंग मिलकर के। देखिए अमाशय की संरचना व कार्य समझाइए। अमाशय की संरचना, अमाशय उदर गुहा में बाईं ओर डायफ्राम के पीछे स्थित होता है। ये आहार नाल का सबसे चौड़ा थैलेनुमा पेशीय भाग है, जिसकी आकृति जे के समान होती है।
ग्रसिका अमाशय के कार्डियक भाग में खुलती है। अमाशय 1 से 3 लीटर तक भोजन धारित कर सकता है। अमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए आप इसको पोज करके आराम से लिख लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप इसको लिख सकते हो। पोज करके आप वीडियो को लिख लेना। देखिए पहला भाग है इसका कार्डियक भाग। अमाशय का अग्रभाग कार्डियक भाग कहलाता है। ग्रसिका व अमाशय के बीच एक कपाट पाया जाता है जिसे कार्डियक कपाट कहते हैं। इस कपाट के कारण भोजन ग्रास नली से अमाशय में तो आ सकता है, परंतु अमाशय से ग्रास नली या ग्रसिका में नहीं जा सकता। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है जठर निर्गमी भाग या पाइलोरिक भाग। अमाशय का पश्च या दाहिना भाग जठर निर्गमी भाग कहलाता है। ये भाग ग्रहणी यानी छोटी आंत में खुलता है। इसके छिद्र पर एक पेशीय कपाट पाया जाता है जो भोजन को अमाशय से ग्रहणी में तो जाने देता है, परंतु ग्रहणी से अमाशय में नहीं जाने देता। इस कपाट को पाइलोरिक कपाट कहा जाता है। इसके बाद में हमारे पास थर्ड पार्ट आता है अमाशय का फंडिस। देखिए फंडिस भाग, अमाशय का मध्य भाग फंडिस भाग कहलाता है। ये अमाशय के 80% भाग का निर्माण करता है। इस भाग में वास्तव में पाचन क्रिया होती है, फंडिस वाले भाग में। अब आता है अमाशय के कार्य। देखिए अमाशय में भोजन का क्रमानुकुंजन तरंगों द्वारा पाचन किया जाता है, जिसके फलस्वरूप भोजन एक लेही के रूप में बदल जाता है, जिसे काइम कहते हैं। अमाशय में पाया जाने वाला HCl निम्न कार्य करता है। भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है और कठोर ऊतकों को घोलता है। नेक्स्ट देखिए निष्क्रिय एंजाइम पेप्सिनोजन को, निष्क्रिय एंजाइम पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है तथा निष्क्रिय प्रोरेनिन को सक्रिय रेनिन में बदलता है। टाइलिन की क्रिया को बंद करता है। टाइलिन की क्रिया, टाइलिन कहाँ से स्टार्ट होती है? टाइलिन की क्रिया मुंह से स्टार्ट होती है। लार में टाइलिन पाया जाता है। इसकी क्रिया को अमाशय के अंदर ये HCl बंद कर देता है। मुख गुहा से आए भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाना एवं जठर निर्गमी कपाट का नियंत्रण करना, ये HCl के कार्य हैं। आगे देखिए लार ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, इसकी संरचना को समझाइए। तो लार ग्रंथि मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। ये ग्रंथियाँ बहिस्रावी होती है। बहिस्रावी का मतलब इनके रस को ले जाने के लिए इनके पास कुछ स्पेशल टाइप की नलियाँ होती है। देखिए पहली है पैरोटिड ग्लैंड या कर्णपूर ग्रंथि। ये ग्रंथियाँ सबसे बड़ी होती है तथा कर्ण के नीचे अर्थात गालों में पाई जाती है। इन ग्रंथियों की नलिका कुंतक धातु के समीप खुलती है। ये सिर में तरल का स्राव करती है। अधोजंब ग्रंथि या सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये ग्रंथि ऊपरी जबड़े व निचली जबड़े के जोड़ पर पाई जाती है। इन ग्रंथियों की नलिकाएं मुख्य गुहिका के फर्श पर खुलती है, यानी मुख्य गुहिका के फर्श पर खुलती है। ये एक मिश्रित ग्रंथि है जो तरल तथा श्लेष्मिक श्रवण करती है। देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि जो लार है उसकी जो 3 प्रकार बताए गए हैं लार ग्रंथि के, उनमें से कौन सी ग्रंथि जो है मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है? मिश्रित ग्रंथि का तो कौन सी वाली है? सब मैंडिबुलर ग्लैंड या अधोजंब ग्रंथि, ये मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। जबकि आपकी कर्णपूर्व और जो तीसरे नंबर की है अधोजिह्वा, ये दोनों ही बहिस्रावी ग्रंथियाँ हैं। देखिए अधोजिह्वा ग्रंथि या सब लिंगुअल ग्लैंड, ये ग्रंथि जिह्वा के नीचे पाई जाती है। ये सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। इन ग्रंथियों की नलिकाएं फ्रेनुलम पर खुलती है। इनके द्वारा श्लेष्मिका का श्रवण किया जाता है। लार के श्रवण को, लार ग्रंथियों के श्रवण को लार कहते हैं। लार एक सारे तरल होता है। इसमें श्लेष्मा, जल, लाइसोजाइम व टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। इसका कार्य भोजन को चिकना व घुलनशील बनाना ताकि निगलने में आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासिका के मुख्य कार्यों की विवेचना करें। तो देखिए नासिका के मुख्य कार्य निम्न है। कौन कौन से कार्य हैं? पहला कार्य है नासिका। नासिका में स्थित नासा मार्ग लगातार श्लेष्मा श्रवण के कारण नम व लसदार बना होता है जो फेफड़ों तक जाने वाली वायु को नम बना देता है। वायु के साथ आने वाले हानिकारक धूल के कण, जीवाणु, परागकण, फफूंद के कण आदि श्लेष्मा के साथ चिपक जाते हैं। इस प्रकार वायु का फिल्ट्रेशन होता है। नासा गुहाओं के अग्रभागों की श्लेष्मा झिल्ली में तंत्रिका तंतुओं के अनेक स्वतंत्र सिरे उपस्थित हैं जो गंध के बारे में ज्ञान प्राप्त करवाते हैं। नासा मार्ग से गुजरते समय वायु का ताप शरीर के ताप के समान हो जाता है। नाक में पाए जाने वाले बाल भी वायु को फिल्टर करने का कार्य करते हैं। तो आप इसको पॉज करके जो इसके कार्य हैं उनको आसानी से आप लिख लें। ठीक है, वीडियो को थोड़ी देर पॉज कर लें और इसको आसानी से आप
नोट कर ले। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ग्रसनी किस प्रकार श्वसन कार्य में सहायता करती है। देखिए ग्रसनी एक पेशीय चिमनीनुमा रचना होती है। ग्रसनी 3 भागों में विभक्त होती है, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और अधोग्रसनी। देखिए श्वसन क्रिया के दौरान वायु नासिका गुहा से गुजरने के बाद नासा ग्रसनी से होती हुई मुख ग्रसनी में आती है। मुख से ली गई श्वास सीधे मुख ग्रसनी में तथा मुख ग्रसनी से वायुकंठ ग्रसनी से होती हुई घाटी ढक्कन यानी एपिग्लोटिस के माध्यम से स्वर यंत्र में प्रवेश करती है। घाटी ढक्कन एक उपास्थि की बनी संरचना है जो श्वास नली एवं आहार नली के मध्य एक स्विच का कार्य करता है। चूँकि ग्रसनी भोजन निगलने में भी सहायक है, ऐसे में एपिग्लोटिस एक ढक्कन के तौर पर कार्य करता है तथा ये सुनिश्चित करता है कि वायु श्वास नली में जाए तथा भोजन आहार नली में ही पहुँचे। तो आप इसको पोज करके इसको भी लिख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वैसे मैंने जब थ्योरी पढ़ाई थी तो मैंने एक एक अंग के बारे में डिटेल से आप लोगों को बता दिया था, फिर भी आप लोगों की डिमांड थी, उस डिमांड को देखते हुए मैंने ये वीडियो प्रिपेयर किया है। तो आप आसानी से इसको पोज करके और अपनी नोटबुक में इनके आंसर्स लिख लें। फिर देखिए श्वसन पेशियों का महत्व बताइए। श्वसन पेशियों का महत्व देखो, गैसों के आदान प्रदान हेतु मांसपेशियों का योगदान। ये मांसपेशियां श्वास को लेने व छोड़ने में सहायता करती है। मध्य पट यानी कि डायफ्राम कंकाल पेशी का बना होता है जो वक्ष स्थल की सतह पर पाया जाता है, ये श्वसन के लिए उत्तरदायी होता है। मध्य पट के संकुचन से वायु नासिका से होती हुई फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है अर्थात निःश्वसन की क्रिया होती है। मध्य पट के शीतलन से वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है अर्थात उच्च श्वसन की क्रिया होती है। इसी प्रकार पसलियों के बीच 2 क्रॉस के रूप में अंतरा प्रयुक्त पेशियां इंटरकोस्टल मसल्स होती है जो मध्य पट के संकुचन व शीतलन में मदद करती है। तो आप इसको भी पोज करके लिख लेना। इसके बाद में रक्त को परिभाषित कीजिए तथा रक्त के कार्य बताइए। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जो आवश्यक पोषक तत्व व ऑक्सीजन को कोशिकाओं में तथा कोशिकाओं से चयापचयी अपशिष्ट उत्पादों तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। ये एक हल्का क्षारीय तरल है, इसका pH 7.2 होता है। रक्त के कार्य, ऑक्सीजन व CO2 का वातावरण तथा ऊतकों के मध्य विनिमय करना, पोषक तत्वों का शरीर में विभिन्न स्थानों तक परिवहन, शरीर का pH नियंत्रित करना, शरीर का ताप नियंत्रित करना, प्रतिरक्षण के कार्य को संपादित करना, हार्मोन आदि को आवश्यकता के अनुरूप परिवहन करना, उत्सर्जी उत्पादों को शरीर से बाहर करना। तो ये रक्त के 7 कार्य हैं, ये पॉइंट से आपको याद होने चाहिए। इसके बाद देखिए रक्त परिसंचरण में रक्त वाहिनियों की भूमिका बताइए। रक्त परिसंचरण में रक्त वाहिनियों की भूमिका, शरीर में रक्त का परिसंचरण वाहिनियों द्वारा होता है। रक्त वाहिकाएं एक जाल का निर्माण करती है जिनमें प्रवाहित होकर रक्त कोशिकाओं तक पहुंचता है। ये 2 प्रकार की होती है, धमनियां और शिराएं। देखिए धमनियां, ये वाहिनियां ऑक्सीजन युक्त साफ रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाती है। इनमें रुधिर दाब के साथ बहता है, इसलिए इनकी दीवार मोटी एवं लचीली होती है। सामान्यतः धमनियां शरीर की गहराई में स्थित होती है, परंतु गर्दन व कलाई में ये त्वचा के नीचे ही स्थित होती है। शिरा की बात करते हैं। देखिए इनके द्वारा ऑक्सीजनित अपशिष्ट युक्त रुधिर शरीर के विभिन्न भागों से हृदय की ओर प्रवाहित होता है। इनकी दीवारें पतली व पिचकने वाली होती है। शिराओं की गुहा अपेक्षाकृत अधिक चौड़ी होती है, अतः इनमें रुधिर का दबाव बहुत कम होता है। रुधिर दाब कम होने के कारण इन शिराओं में स्थान स्थान पर अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं जो रुधिर को उल्टी दिशा में बहने से रोकते हैं। रक्त वाहिनियाँ विभिन्न अंगों एवं ऊतकों में पहुंचकर केशिकाओं का विस्तृत समूह बनाती है। इसके बाद हमारे पास आता है वृक्क की संरचना समझाइए। देखिए वृक्क, मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। दोनों वृक्क उदर गुहा के पृष्ठभाग में अमाशय के नीचे कशेरुक दंड के इधर उधर स्थित होते हैं। वृक्क गहरे भूरे रंग एवं सेम के बीच की आकृति के होते हैं, अर्थात इनका बाहरी भाग उभरा हुआ होता है तथा भीतरी भाग दबा हुआ होता है, जिसके मध्य में एक छोटा सा गड्ढा होता है। इस गड्ढे को हाइलम कहते हैं। हाइलम भाग में वृक्क से धमनी प्रवेश करती है। वृक्क से धमनी प्रवेश करती है, किंतु वृक्क शिरा एवं मूत्रवाहिनी बाहर निकलती है। वृक्क शिरा और मूत्रवाहिनी इससे बाहर निकलती है, जबकि वृक्कीय धमनी इसके अंदर अशुद्ध रक्त को लेकर अंदर जाती है फिल्टर करवाने के लिए, इसलिए वो अंदर प्रवेश करती है। बायां वृक्क दाहिने वृक्क से थोड़ा ऊपर स्थित होता है एवं दाहिने वृक्क से आकार में कुछ बड़ा होता है। देखिए ये वृक्क की इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिखाई गई है।
अभी मैं एक क्लियर डायग्राम और आपको बताऊंगा अलग से, जिसमें वृक्क के अंदर किस तरीके से फिल्ट्रेशन का काम होता है वो आपको दिखाया जाएगा। वो मैं अभी एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लें फिर बताता हूँ। देखिए, प्रत्येक वृक्क के दो भाग होते हैं, बाहरी भाग को वल्कुट कोर्टेक्स तथा अंदर वाले भाग को मध्यांश कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में लाखों महीन कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है। इन नलिकाओं को वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन कहते हैं। ये वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, जो प्रत्येक के दो भाग होते हैं, बोमन संपुट और वृक्क नलिका या नेफ्रॉन। देखिए बच्चों, ये जो किडनी होती है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसके अंदर आपको दिखाया गया है, ये रीनल आर्टरी मीन्स वृक्कीय धमनी। ये अशुद्ध रक्त को, देखिए डर्टी ब्लड अशुद्ध रक्त को लेकर ये क्या कर रही है, अंदर प्रवेश कर रही है इसके अंदर। ठीक है, जब क्लास में हमने बात करी थी कि जो नेफ्रॉन होता है उसके अंदर बोमन संपुट होता है। देखिए ये आपका बोमन्स कैप्सूल ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये वाला पार्ट बोमन कैप्सूल है। इसके अंदर रक्त केशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस गुच्छ कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस गुच्छ कहते हैं। ये ग्लोमेरुलस गुच्छ यहाँ पे, ठीक है। और ये इसमें से निकलने वाली एक लंबी जो नलिका रूपी संरचना मैंने बताई थी, इस तरीके से आपको करके यूँ कि इसमें से इस तरीके से जाके फिर यूँ आती है, तो वो वाली नली है ये वाली नली जो आपको दिख रही है, ये जो घूम के आ रही है, ये फिर आकर के इधर मूत्र संग्राहक नली आ गई है इस तरीके से, और ये यहाँ पे यूरिन आ गया। ठीक है, ये मूत्राशय आ गया, जो कि सबको ब्लड को उसको यूरिन को क्या करता है, कलेक्ट करता है। तो इसके अंदर केवल और केवल एक नेफ्रॉन की संरचना हमें दिखाई गई है। ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये केवल एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमें दिखाया गया है। ऐसी पता नहीं कितनी लाखों करोड़ों नेफ्रॉन होती है जो कि इससे जुड़ी हुई होती है, जिनके जुड़ने की जगह आपको दिखाई गई है। देखिए, एक इधर से जुड़ सकती है, एक यहाँ से जुड़ी हुई होगी, एक यहाँ से जुड़ी हुई होगी, और फिर इनमें से भी जगह जगह पे ये निकली हुई है ये। तो यहाँ एक किडनी के अंदर पता नहीं कितने ही नेफ्रॉन होता है, समझ गए। ये नेफ्रॉन की संरचना दिखाई है, जिसमें बोमन कैप्सूल होता है और नीचे क्या होती है, एक नलिका होती है, ट्यूब। ये मिल करके किसका निर्माण करते हैं, किडनी का निर्माण करते हैं। तो ये जो रीनल आर्टरी है यानी वृक्कीय धमनी, ये अशुद्ध रक्त को लेकर इसमें प्रवेश करती है। साथ ही इसमें से शुद्ध रक्त को लेकर बाहर कौन निकलती है, बाहर निकलने वाली है रीनल वेन, यानी कि वृक्कीय शिरा। ये देखिए इधर लिखा हुआ है क्लीन ब्लड, साफ ब्लड को लेकर बाहर निकलती है। एरो भी दिखा रहा है आपको, एरो इस तरफ जा रहा है, इट मीन्स साफ रक्त को लेकर बाहर निकल रहा है, और इसके अंदर अशुद्ध रक्त जो है किडनी में प्रवेश कर रहा है। साथ ही साथ ये यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर यूरिन को लेकर के मूत्र नलिका बाहर निकल रही है। तो ये आपकी किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया, जिसके अंदर एक नेफ्रॉन को दिखाते हुए आपको इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, और इसकी जो डिटेल स्टडी अपन ने क्लास में करी थी उस समय भी मैंने आप लोगों को बताया था। नेफ्रॉन की संरचना में एक बार आप लोगों को बताता हूँ फिर से। देखिए ये नेफ्रॉन है, इसके अंदर ये जो पार्ट है ये आपका बोमन संपुट हो गया, और इसी के अंदर ये ग्लोमेरुलस गुच्छा आपको दिख रहा है, और ये जो है डर्टी ब्लड को लेकर के यहाँ से अशुद्ध रक्त को लेकर के वृक्कीय धमनी इसके अंदर प्रवेश कर रही है, और फिर इसमें से क्लीन ब्लड को, साफ रक्त को लेकर के बाहर निकलने वाली जो शिरा है वो कौन सी होगी, वृक्कीय शिरा होगी। ये वृक्कीय शिरा है। साथ ही यहाँ पर ये जो नीचे जो नलिका हमें दिख रही है, ये वाली नलिका, ये नलिका मूत्र को लेकर के मूत्र संग्राहक नलिका के अंदर आ रही है, और ये यहाँ पर आपका यूरिन इकट्ठा हो जाता है। ऐसे पता नहीं कितने ही नेफ्रॉन आपके किडनी के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर था। आप लोग इसको पॉज करके दोनों डायग्राम आप अच्छे से बनाएं, प्रैक्टिस करें, और इसकी संरचना को समझने की कोशिश करें। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वृक्क के अलावा उत्सर्जन के कार्य में काम आने वाले अन्य अंगों के बारे में लिखिए। देखिए, यद्यपि वृक्क मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जी अंग है, किंतु इसके अतिरिक्त भी निम्नलिखित अंग उत्सर्जन का कार्य करते हैं। देखिए, त्वचा में स्वेद ग्रंथियां पाई जाती है, इसमें स्वेद का स्रवण होता है। स्वेद से होकर
जो अतिरिक्त मात्रा में लवण, कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ मात्रा में यूरिया का त्याग भी होता है। सीबम के रूप में निकले तेल के रूप में कार्बन, हाइड्रोकार्बन व स्टेरोल आदि का उत्सर्जन का काम कौन करती है? हमारी त्वचा करती है। नेक्स्ट है यकृत। यकृत भी उत्सर्जन का काम करता है। देखिए यकृत में अमोनिया को क्रेब्स हेसिलिट चक्र द्वारा यूरिया में बदला जाता है। यकृत द्वारा पित्त का निर्माण होता है। यकृत बिलिरुबिन, बिलीवरिडीन, विटामिन, स्टेरॉयड हार्मोन आदि को मल के साथ उत्सर्जित करने में मदद करता है। इसके बाद देखिए प्लीहा। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ये मृत आरबीसी के विघटन से बिलिरुबिन व बिलिवरिडीन का निर्माण करता है, जो यकृत में जाकर पित्त का हिस्सा बन जाते हैं। इन वर्णकों का त्याग मल के साथ कर दिया जाता है। यूरोक्रोम भी आरबीसी के विघटन के द्वारा निर्मित होता है। यूरोक्रोम एक वर्णक होता है जो आरबीसी के विघटन के द्वारा निर्मित होता है। वह मूत्र द्वारा इसका त्याग कर दिया जाता है। इसके कारण मूत्र हल्का पीला होता है। जो यूरिन जो होता है ना, पीले रंग का होता है, हल्का पीलापन लिए हुए होता है। उसका कारण ही कौन होता है? उसका कारण होता है ये यूरोक्रोम, जो कि किससे बनता है? आरबीसी के विघटन की वजह से बनता है। ठीक है, ये यूरोक्रोम अगर नहीं हो तो यूरिन का रंग पीला नहीं होगा। यूरिन का रंग पीला क्यों होता है? यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण पीला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आंत्र। आंत्र में पित्त रस के माध्यम से डाले गए अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। आंत्र से मल के साथ मृत कोशिकाओं का भी त्याग होता है। इसके बाद में आता है फुफ्फुस या लंग्स। फुफ्फुस द्वारा उच्च श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग कर दिया जाता है, व साथ ही जलवाष्प का भी त्याग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रियों के प्राथमिक लैंगिक अंग के कार्य लिखिए। देखिए प्राथमिक लैंगिक अंग कौन से होते हैं? ओवरीज या अंडाशय को हम प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं। इनके कार्य देखिए, अंड का उत्पादन। अंडाशय एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो इसके द्वारा दो प्रकार के हार्मोन का स्रवण होता है, जिन्हें एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन द्वारा मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन नारीत्व हार्मोन भी कहलाता है। फीमेल हार्मोन किसको कहेंगे? एस्ट्रोजन को। एस्ट्रोजन हार्मोन मादाओं में मैथुन इच्छा जागृत करता है। इसके बाद में देखिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भधारण व गर्भावस्था के लिए आवश्यक हार्मोन है। इसे गर्भावस्था हार्मोन भी कहते हैं। प्रोजेस्टेरोन की कमी से गर्भपात हो जाता है। ठीक है, तो दोनों के कार्य आपको ध्यान रखना है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को गर्भावस्था हार्मोन कहा जाता है। इसको आप ऐसे याद करें, पी से प्रोजेस्टेरोन और पी से प्रेगनेंसी। ठीक है, पी से प्रोजेस्टेरोन और पी से प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का मतलब होता है गर्भावस्था। तो प्रेगनेंसी के लिए जिम्मेदार कौन सा हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन। बाकी जो नारीत्व के जो लक्षण हैं, जैसे कि आवाज़ का हल्का होना, त्वचा का नाजुक होना, दाढ़ी मूंछ का नहीं आना, ठीक है, रजोधर्म का स्टार्ट होना, स्तनों का विकास होना, इन सब के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन जिम्मेदार होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव जनन तंत्र में शुक्रवाहिनी का क्या कार्य है? शुक्रवाहिनी का कार्य देखिए, शुक्रवाहिनी की भित्ति पेशीय होती है, वह इसमें संकुचन व शीतलन की क्षमता पाई जाती है। संकुचन व शीतलन द्वारा शुक्राणु शुक्राशय तक पहुंचा दिए जाते हैं। नेक्स्ट कार्य है शुक्रवाहिनियों में ग्रंथिल कोशिकाएं भी पाई जाती है, जो चिकने पदार्थ का श्रवण करती है। ये द्रव शुक्राणु को गति करने में सहायता करता है। तो बच्चों ये थे 60 क्वेश्चंस। आगे के क्वेश्चंस की बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसको लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, धन्यवाद।